बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ये वीलॉग मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था और ख़बरें अब तक पहुँचानी हैं और एक जगह रुक के मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने एक नई हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की मीडिया से मुलाकातें करना शुरू की हैं और इस सिलसिले में वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी ये सारी एपिसोड क्या है और किस तरीके से आपकी मुलाकातें हो रही हैं। तो उन्होंने बताया जनाब कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था सुहेल अफरीदी की काबिलियत का, और हम उतना ही जानते थे जितना उनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। कभी एक डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी दूसरी डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। सुहेल अफरीदी जब पहले दिन से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, जब DG/ISPR ने इसकी मुखालफत की और उसके बाद उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया और बार बार ये कहा गया कि जनाब वो एक ऐसे नौजवान को बनाया गया जिसका कोई तजर्बा नहीं है, जो चीज़ों को जानता नहीं है। लेकिन अब जब मुलाकातें की हैं सहाफ़ियों ने तो उन्हें बड़ी खुशगवार हैरत हुई और वो हैरान हुए कि सुहेल अफरीदी से सवालात जो पूछे गए, ना सिर्फ उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसके जवाब दिए बल्कि बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए उन्होंने, और बड़े मिच्योर जवाब दिए सुहेल अफरीदी ने। यानी जो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के नाक़िद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, या इमरान खान साहब के मुखालिफ सहाफ़ी हैं, या मौजूदा रजीम को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं, वो भी हैरत अंगेज़ तौर पर ये कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब ने कमाल मिच्योरिटी के साथ सवालों के जवाब दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ सवालात भी पूछे, और जो सवालात सुहेल अफरीदी ने पूछे उनके जवाब मीडिया के पास नहीं थे। एक तो उन्होंने कहा जी कि वफाक ने हमारा 3000 अरब रुपया देना है, जिसमें से 2200 अरब रुपया जो हम सस्ती बिजली बना कर देते हैं सारे सूबों को, वफाक को, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा और ये पैसा हमारा हक़ है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक़ हम मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, तो हमारा हक़ हमें दिया जाए और इस सिलसिले में मीडिया अपना रोल प्ले करे। इसके बाद सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया एक सवाल के जवाब में कि जो DG/ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका हमें फ़ायदा हुआ, और जो मोमेंटम हमें लगता था कि 2 महीने में या इससे ज़्यादा टाइम लगने में बनेगा, DG/ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मोमेंटम फौरी तौर पे बना और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। एहतजाज के हवाले से सवालात पूछे गए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने एक सवाल उठाया कि जनाब 7 मरतबा तो मैं अदालती ऑर्डर्स लेकर इमरान खान साहब से मिलने गया हूँ, अब आप मुझे बताएं मैं करूँ क्या। उन्होंने कहा जी मैंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, मैंने हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की, मैंने वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया, मैंने वज़ीर आला पंजाब को भी लिखा, मैंने हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया, यानी असम्बली के अंदर करारदाद तक पास की, हर वो काम किया जिसके ज़रिए से मैं अपने लीडर से मुलाकात कर सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा कानूनी और आइनी रास्ता बचा है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने लीडर को मिलूं। अब देखिए 7 मरतबा एक वज़ीर आला अदालती ऑर्डर लेकर जाता है, लेकिन निज़ाम इतना बेहिस हो चुका है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस कदर बेशर्मी पाकिस्तान के सिस्टम में डाल दी है कि सिस्टम को इस पर शर्मिंदगी भी नहीं होती, सिस्टम परेशान भी नहीं होता, और बड़ी ढिठाई के साथ सुहेल अफरीदी को रोक कर रखता है। अंदाज़ा कीजिए आप, और एक वज़ीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं देता। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो धड़ाधड़ मुलाकातें होती थी, सहाफ़ी जाते थे जत्थे बना के, 15-15 सहाफ़ी बैठ के लंबी कॉन्फ्रेंस करके आते थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग जाते थे, फैमिली तो हर वक्त वहीं पे रहती थी, और रिकॉर्ड मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो अब सुहेल अफरीदी ने पूछा मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ। एक एहतजाज का रास्ता ही बचा है ना, कि मैं एहतजाज के रास्ते से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करूं, तो इसका मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। एक और बात उन्होंने कही कि नवंबर में कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा, यानी एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से सुहेल अफरीदी के पास। और मैं आपको बता रहा हूँ लगातार मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर एहतजाज हुआ जुम्मे वाले दिन। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, पंजाब में पकड़ दकड़ जारी है, निज़ाम डरा हुआ है, परेशान है कि हम क्या करें कि एहतजाज को रोकें, क्या करें कि हम लोगों को काबू करें। तो वहाँ पे भी लोग काबू नहीं आ रहे, पंजाब में भी, और बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ करनी पड़ रही हैं। लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ़्तार करना पड़ रहा है, उन्हें कैद में रखना पड़ रहा है, और DCs लगातार ये ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं। तो जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का।
आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और एक्सटेंशन पे है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सूरत हाल ये रहेगी नहीं, ये सूरत हाल तब्दील होगी और हर काम करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो पहले से ज़्यादा महफूज हो गए हैं। लेकिन हर मरतबा पता चलता है कि अभी मज़ीद कुछ मुश्किलात हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को क्योंकि 1 साल होने वाला है और आज मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज भी हो रहा है, बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों में आज एहतजाज होगा क्योंकि एतवार का दिन है और कुछ एहतजाज जो है वो अगले एतवार को किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने सानिया डी चौक की जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेजेस की थी वो सारी की सारी कवरेज उठाकर डाल दी है और पाकिस्तानी मीडिया तो कवर कर नहीं सका था। वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया की हालत इतनी पतली हो गई कि कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया अपनी मर्ज़ी से दे ही नहीं सकता, जो मर्ज़ी कर ले। पाकिस्तानी मीडिया बार बार सोचता है कि वो खबर दे दे, वो बार बार सोचता है कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हम मीडिया के लोग हैं, हमारा रब्ता रहता है पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं जो न्यूज़ रूम में बैठते हैं तो वो ये बताते हैं कि हम बहुत बेबस हैं। इससे पहले हम कभी भी इतने बेबस नहीं थे जितने बेबस हम आज हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया की हालत हो चुकी है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। यानी वो मीडिया जो एक घड़ी के ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस करता था, 18 प्रोग्राम एक एंकर ने कर दिए, 2 महीने प्रोग्राम ही इसके ऊपर चले एक घड़ी के ऊपर। तो एक घड़ी के ऊपर जनाब बैठ के वो एक एंकर था, वो तो घड़ी को चूम चूम के जो है वो वीडियोस बना रहा था। एक एंकर है वो ये कह रहा था जनाब ये तो मजहबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था सऊदी अरब नाराज़ हो गया। सारों की अपनी अपनी कहानी थी। वो जो सारा मीडिया एक घड़ी के ऊपर बार बार प्रोग्राम कर रहा था ना, वो सारा मीडिया अब 5300 अरब रुपए के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। IMF की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तानी हुकूमत के आदादोशुमार है कि 5300 अरब रुपया पाकिस्तान में करप्शन की नज़र हुआ है और रिकवरी डाली हुई है इन्होंने। अब वो रिकवर हुआ अगर वो पैसा तो वो गया कहाँ पे, किसके पास गया, किसकी जेब में गया? यानी कौमी खजाने में तो जमा नहीं हुआ। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हुकूमत शेयर करे कि वो पैसा कौमी खजाने में जमा हुआ है। अभी तक तो हुकूमत ने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। तो एक घड़ी पे मैराथन ट्रांसमिशंस करने वाला मीडिया 5300 अरब की करप्शन के ऊपर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं कर रहा। नाज़रीन एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे उसको ऐड करना चाहता हूँ, ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। सुहेल अफरीदी के हवाले से है, एक और डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ और कुछ खबरें जारी की गई और मुख्तलिफ सहाफ़ियों का नाम लगा दिया गया, लेकिन वो नामालूम ज़राए से खबरें आई थी। उन सहाफ़ियों ने उन खबरों को और उन विजुअल्स को या उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को डिसोन कर दिया। अब नामालूम अफराद तो होते थे, वो जबरी तौर पे लापता तो करते थे, लेकिन अब नामालूम अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के जबरी तौर पे सहाफ़ियों के खाते में डाल रहे हैं। है ना अजीब बात? जैसे कैसी अजीब बात है। अभी एक सदर हैं पेशावर प्रेस क्लब के M रियाज साहब, उनके खाते में एक डॉक्यूमेंट्री डाल दी गई सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार किया और ये भी कहा कि मैं इस मामले में कानूनी चाराजोई भी करूँगा और करनी भी चाहिए। नाज़रीन ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि मुकाबला सिर्फ हरीपुर में है, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। हर तरफ फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ, वहाँ की हुकूमत ने पूरा मौका दिया नून लीग को कि आप आएँ, आकर कैंपेन करें, आप इलेक्शन करें, आप खुल कर आएँ, आवाम के अंदर जाएँ, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करना चाहते हैं आप करें, खुल कर आप इलेक्शन लड़ें और उनको फेयर चांस भी मिला। ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर जितना गंद मारा मरीम नवाज़ की हुकूमत ने कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पूरी एक कहानी है और आप सब उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के कैंप में बेचैनी है हरीपुर में और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए। कैप्टन सफदर से उनके कज़न मिल रहे थे और फिर उसके बाद जिस किस्म की वहाँ पे गालम गलोच सुनने को मिल रही थी, बड़ी बेचैनी है। उन्हें नज़र आ रहा है कि वो ये इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई इनको फॉर्म 47 वहाँ पे जारी कर दे और आर्डर आ जाए साहब बहादुर का कि ये सीट जो है वो उमर यूब की अहलिया को नहीं देनी, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा। वरना ये सीट बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। ये फ़र्क हरीपुर में मौजूद हर आदमी को दिखाई दे रहा है। नाज़रीन मैंने मुफ्ती मुनीब साहब के बारे में पिछले वीलॉग में चंद बातें की थी।
अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि उनका एक कॉलम भी आ गया, और उनका कॉलम आया जी अदलिया के अरूजो ज़वाल का, यानी अदलिया के अरूजो ज़वाल के बारे में एक उनका कॉलम आ गया, और उस पर वो जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उन जजेस पर जो इस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं है। हैरत होती है मुझे, यानी आपकी मुफ्ती साहब जो डोमेन है उसके अंदर आप नहीं जा रहे और बाकी हर चीज़ में आप घुस रहे हैं। कभी आप अदलिया में घुसते हैं, कभी आप सियासत में घुसते हैं, कभी आप औरतों के मामलात में घुसते हैं, कभी आप ख़ारजी मामलात में घुसते हैं। और भाई आपकी सीधी सीधी डोमेन है, आप ये बताएं कि इस्तिस्ना की शरई और इस्लामी हैसियत क्या है, इसके बारे में आप राय नहीं दे रहे। आपको ये बताना है कि इस्तिस्ना इस्लामी है या नहीं, आपने ये बताना है इस्तिस्ना जो है वो शरई है या नहीं है। देखें, जो उलमा इकराम है, उलमा हक, कई लोग वो कह चुके हैं कि इस्तिस्ना की कोई शरई हैसियत नहीं है, शरीयत के अंदर ये नाजायज़ है और ये गैर इस्लामी है, इस्लामी भी नहीं है। तो मुफ्ती मुनीब साहब इसके ऊपर एक कॉलम लिखें कि इस्तिस्ना क्या है और इसकी शरई और इस्लामी हैसियत क्या है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, इसके ऊपर आप लिख दें मुफ्ती साहब, आप बताएं ना कि एक कैदी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए जब वो साबिक वज़ीर आज़म भी हो। आप ये तो कहते हैं मिल के बैठ जाओ, लेकिन जिसको मिल के बैठने के लिए कहते हैं उसको जेल में कैद तन्हाई में रखा हुआ है और इसके ऊपर किसी को शर्म भी नहीं आती। यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो मंडेला रूल्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मंडेला रूल्स के मुताबिक किसी भी कैदी को 15 दिन से ज़्यादा जो है वो कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में रखेंगे किसी भी कैदी को, तो वो तशद्दुद डिक्लेयर किया जाता है, और ये एक तरह का तशद्दुद है जो इमरान खान साहब पे किया जा रहा है ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए। नाज़रीन, एक छोटा सा बच्चा यानी इमरान खान को आप कहाँ से निकालेंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगी, इन लोगों से नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया, उसके हाथ में एक फ़ोटो था इमरान खान का, रोला पड़ गया वहाँ पे। यानी वो फ़ोटो देख के तो ऐसे लग रहा था सरकारी एहलकार इतने गुस्से में आ गए जैसे वो कोई नेतन्याहू का फ़ोटो लेकर आ गया, जैसे वो किसी खुदा न खास्ता मलऊन का फ़ोटो लेकर आ गया। हैरत हो रही थी मुझे, और वो सरकारी मुलाजमीन गुस्सा कर रहे थे कि इमरान खान का फ़ोटो लेकर क्यों आए हो। भाई इमरान खान का फ़ोटो आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा है, यानी आप तस्वीर तो लोगों से छीन सकते हैं लेकिन लोगों के दिल से इमरान खान को कैसे निकाल सकते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। एयरपोर्ट के ऊपर एक छोटा सा बच्चा अगर इमरान खान की फ़ोटो लेकर आ रहा है तो आप बर्दाश्त कीजिए, जमहूरियत है इस मुल्क में, आप उसको आने दीजिए। लोग अगर इमरान खान का फ़ोटो लाना चाहते हैं तो उनको लाने दीजिए, सबको इजाज़त होनी चाहिए। कोई आसिम मुनीर का फ़ोटो लेकर आए, कोई इमरान खान का फ़ोटो लेकर आए, जो जिसको पसंद करता है वो उसको फ़ोटो लेकर आए। इन दो लोगों का मुकाबला ना पाकिस्तान में, आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान, तो जो जिसका फ़ोटो लाना चाहता है उसको लाने दीजिए आप। अगर यही बच्चा आसिम मुनीर का फ़ोटो लेकर आ जाता आपको कोई एतराज़ नहीं होता, अगर यही बच्चा शहबाज शरीफ का फ़ोटो लेकर आ जाता आपको कोई एतराज़ नहीं होता। पूरे पंजाब में मरीम नवाज़ के फ़ोटो चिपका के फ़ोटो गर्दी की हुई है। हर जगह पे जो है वो जो मौजूदा पूरा रजीम है, इसके जितने सहूलतकार और जितने भी इसके किरदार हैं उनके फ़ोटो शहरों में, अखबारों में, जगह जगह छाप दिए जाते हैं, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होता। और इमरान खान का फ़ोटो एक मासूम बच्चा लेकर आता है तो उसके ऊपर जनाब फड्डा डाल दिया जाता है। नाज़रीन, एक चीज़ है मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ, पिछले वीलॉग में बल्कि 1-2 दिन पहले वीलॉग था जब ये इंडियन तैयारा गिरा था, शो के दरमियान शो चल रहा था दुबई में, जो एयर शो था, तो इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा तेजस वो गिर गया था। मैंने उस पर कुछ अल्फाज बोले थे लेकिन मुझे उस वक्त इल्म नहीं था, ग़ालिबन मुझे समझ नहीं आई या मैं कह नहीं पाया। मैंने जब देखा कि उनकी फ़ैमिली कितनी मुतासर है, मुतासरा पायलट भी वहाँ पे, इंडियन पायलट भी हलाक हो गया, तो ये एक इंसानी जान गई है। वो किसी जंग के अंदर नहीं मारा गया, वो एक एयर शो कर रहा था जिसके अंदर उसकी जान गई है, और ये एक अफसोसनाक वाक़या है। और मैंने ये ज़रूर कहा कि इंडियन एयरफोर्स प्रॉब्लम में है और उन्हें अपना कोई सदका सुदका देना चाहिए, कोई अपना जो कोई मजहबी उनका तरीक़ाकार है वो करें। उनके जहाज़ एक के बाद एक गिर रहे हैं और ये हकीकत है, ये उनके साथ बड़े लंबे अरसे से हो रहा है। उनके जहाज़ों को बाद वक़्त फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स का बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जो पायलट इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो गया वो अपने मुल्क के लिए एक ड्यूटी कर रहा था और उसकी इज़्ज़त की जानी चाहिए, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। उसकी फ़ैमिली भी वहाँ पे मौजूद होगी, बाकी लोग भी मौजूद होंगे। तो मुझे दुख है अगर किसी की दिल आज़ारी हुई मेरी बात से, चाहे वो इंडियन लोग हैं, उनकी फ़ैमिली है, तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ।
मुझे तकलीफ़ है कि मैंने इस तरह का एक दो जुमले बोले और वो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन गो विद द फ्लो हो गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस किस्म का ये हादसा है। मैंने वो जिस तरह वो बात चल रही थी हर तरफ, मैंने उस तरह वो बात कर दी। लेकिन क्योंकि वो एक प्रोफेशनल पायलट था और वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, दौरान ड्यूटी उसके साथ ये हुआ, और वो हमारे साथ किसी जंग में नहीं था। अगर वो हमारे साथ किसी जंग में होता तो हम उसको अपना कारनामा कह सकते थे, लेकिन वो तो एक एयर शो था जिसमें बहुत सारी दुनिया के मुल्कों से लोग आए हुए थे। तो मैं उसके ऊपर जो है मुझे अफसोस है जो कमज़ोर बात मैंने की वहाँ पे। और हमें इतनी अखलाकी जुर्रत रखनी चाहिए कि जहाँ कभी कोई ऐसी बात आपसे हो तो उस बात को आप दुरुस्त करें। एक शिकवा और किया सुहेल आफरीदी ने, जाते जाते मैं आपके सामने रख दूँ। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के मीडिया से भी गिला, बाकी सूबों को बड़ी अच्छी कवरेज देते हैं, हमें कवरेज नहीं देते। हम अच्छा काम करते हैं, दिखाते ही नहीं है, और बाद में कहते हैं कि आप काम ही नहीं कर रहे। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा भी किया जाता है उनके ख़िलाफ़। फिर उन्होंने बताया कि वो वफाक के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अफ़गानिस्तान भी जाना चाहते हैं, वहाँ भी बात करना चाहते हैं और वो हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में उन्होंने कहा जी हम अपने वफाक के साथ खड़े होंगे, अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, हम दिल से पाकिस्तानी हैं। फिर एक और उन्होंने बड़ी तकलीफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि एक सवाल करवाया गया बाकायदा, मैं भी जानता हूँ, आप सारे जानते हैं, जिस सहाफ़ी से वो सवाल करवाया गया अफसोसनाक था कि आप अपना सूबा कोई अलग करना चाहते हैं या आप कोई अलहदगी की कोई सूरत हाल देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी तकलीफ़ हुई मुझे इस बात से, हम हैं पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमारे दिल में पाकिस्तान है, तो क्यों पाकिस्तान में एक अलग सूबा बनेगा खुदा न खास्ता, एक अलग मुल्क बनेगा खुदा न खास्ता। पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, वो याह्या खान की वजह से, उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया और गलीज़ हरकतों और उनकी ज़िद की वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। आइंदा ये कभी होना नहीं चाहिए और ना कभी होगा, और पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान या कोई भी सियासी जमात ये नहीं होने देगी। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और जो खेल वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं वो खेल बंद करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।